सममंडल, सममंडल और दूसरा विषम मंडल। सममंडल और विषम मंडल। ये क्या है? पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह। इधर क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई में कैसे? ठीक है। अब यहां पर क्या है? हवाएं ऊपर नीचे डिस्टर्ब हो रही है। तो मुझे बताइए परत बनेगी या नहीं बनेगी? वायुमंडलीय जो है यहाँ पर डिस्टर्ब आ रहे हैं। वायुमंडल में परिसंचरण हो रहा है। वायुमंडलीय परिसंचरण। परिसंचरण मतलब यहाँ पर गतिशीलता है। हवाएं ऊपर नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है, सोचिए ये नीचे आ रही है, ये नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, दाएं बह रही है, बाएं बह रही है, ऐसा कुछ कुछ हो रहा है। तो क्या परत का निर्माण होगा? नहीं होगा। परत का निर्माण नहीं होगा तो यहाँ पर वायुमंडल कैसी अवस्था में होगा? मिश्रित अवस्था होगी कि नहीं होगी? आया ना? सोच के बताइए। मिश्रित अवस्था, क्योंकि बार बार हम क्या करते रहे? मिला रहे। अब सोचिए कि मम्मी ने जो है आपको शरबत बना के दिया, आप शरबत पीने से पहले देखते हैं कि शरबत तो फिर से नीचे बैठ गया है, परत बन जाती कि नहीं बन जाती? फिर आप क्या करते हैं? शरबत को चम्मच से थोड़ा सा घुमाते कि नहीं घुमाते? क्यों घुमाते? ताकि वो अच्छे से मिल जाए। आप दवा खाना चाहते हैं, दवा सिरप है, आपका गला खराब है, उसमें उस पर लिखा होता है इसको पीने से पहले अच्छे से हिलाएं ताकि क्या हो जाए? मिश्रित हो जाए। तो हमारा वायुमंडल तो हिल रहा है। हिल क्यों रहा है? आपको बताइए। अगर ये क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म होगा तो हवाएं हल्की होगी, ऊपर उठेगी कि नहीं? अगर ऊपर की हवा बहुत ठंडी होगी तो नीचे धस जाएगी कि नहीं धस जाएगी? तो ये चलता रहता है, प्रक्रिया चलती रहती है। तो वायुमंडल के जितने भी ये हमारे वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा यार अब परत कैसे बनेगी? बननी चाहिए नहीं परत? परत बननी चाहिए। तो उन्होंने पाया कितनी हाइट? 80 किलोमीटर। कितनी? 80 किलोमीटर तक ये ड्रामा चलता है। 80 किलोमीटर तक ये ड्रामा चलता रहता है। कुछ कोई हवा ऊपर जा रही है, कभी कभार चली गई, कभी नीचे आ गई, कुछ कुछ होता रहता है। इसको इन्होंने क्या नाम दिया? सममंडल। होमोस्फीयर। होमोस्फीयर का मतलब सारी गैसों का मिश्रण सेम रहता है। सम का मतलब समानता है। तो सममंडल में कैसी गैस होंगी? यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा? कौन सी गैस मिलेगी सममंडल में? और यहाँ मिलेगा नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 0.9, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04। जैसे यहाँ पे मिश्रित रहती है। मिश्रित है, सब कुछ हिला देते हो, सब कुछ। लेकिन 80 के ऊपर जब हम जाते हैं, 80 किलोमीटर के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमने पाया कि ये प्रभाव जो है इसके ऊपर नहीं जाता, इसके ऊपर नहीं जाता। अब यहाँ क्लास में बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो सिंपल सी चीज को बहुत कठिन करते हैं। तो क्यों नहीं जाता? अभी बात बताइए। आप खड़े हैं और आप किसी को आवाज दे रहे हैं, वो आवाज, वो ध्वनि एक बिंदु तक ही तो जा सकती है। क्यों नहीं जाएगी? उसके आगे कमजोर पड़ती जाती है आवाज, एक बिंदु के बाद नहीं जाएगी। आप चिल्ला रहे हैं उनको, इतनी दूर आपको सुन नहीं पा रही है, सामान्य बात है कि नहीं? कैसे पता चलेगा कि कितनी दूर तक आपकी आवाज है? जाके चेक करना पड़ेगा। आ रही है, हाँ, यहाँ तक आ रही है, इसके बाद बंद होगी। तो हमारे वैज्ञानिकों ने भी ये किया, चेक किया, यहाँ आ रही है, हाँ भाई आ रही है। बहुत सारे शोध किए, 80 किलोमीटर तक इतना मंद हो जाता है प्रभाव कि अब नहीं आता है। जैसे ही प्रभाव मंद हुआ तो अब जो कैसे हैं वो तो हिल नहीं है, तो क्या बनेगी? वो परत बन जाएगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की परत, फिर ऑक्सीजन की परत, फिर हीलियम की परत। सबसे हल्का कौन सा है? ये तो परतदार हो गया, ये तो सम नहीं है, तो इसको क्या कहा गया? विषम मंडल। बताइए, कठिन बताया आसान बताया? विषम मंडल। इसको क्या कहते हैं? हेटेरोस्फीयर। वायुमंडल किन गैसों से बना हुआ है? वायुमंडल की संरचना कैसी है? परत होती है, नहीं होती है? आपको चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है, 7 या 8 जो भी है, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, क्लास 11 में दिया। यार एक बार चैप्टर ऑन कर दो। अभी बताइए इसमें कठिन था जो आज पढ़ा है? एकदम बेसिक से चल रहे हैं। एक हेडिंग कर रहे हैं, 3 प्रोसेस है। नाम बताइए, नाम बताइए। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा कैसे आती है? सौर विकिरण नहीं, शब्द प्रक्रिया का नाम पूछ रहा हूँ। विकिरण। विकिरण क्या होता है? लिखते जाओ, मुस्कुराना नहीं है, ये जरूर, ये शब्द आपकी शब्दावली में आ जाने चाहिए। सर मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ, ये लिखना है विकिरण, बार बार आएगा। अंकिता जाजी, बहुत बहुत इजी और बेसिक पढ़ा रहा हूँ। जिन भी छात्रों को कहीं पर कुछ होता है वो रिपीट करेगा अपना वीडियो। ये कौन है? सूर्य से कोई भी ऊष्मा, जिसमें भी ऊष्मा होती है तो उससे तरंगे निकलती हैं। इन तरंगों को क्या कहते हैं? विकिरण। इनको क्या कहते हैं? विकिरण। ये पूरे के पूरे सौरमंडल में फैल रही है विकिरण, और ये ऊष्मा, सूर्य की ऊष्मा कहां ले जा रही है? अपने साथ लेके जा रही है। इस प्रक्रिया से सूर्य की ऊष्मा बाहर की ओर प्रसार हो रहा है उसका। और इसके रास्ते में अगर पृथ्वी आ गई तो, अगर इसके रास्ते में पृथ्वी आ गई तो क्या होगा? उस पर भी विकिरण आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो पहली चीज ये, तो ऊष्मा का हस्तांतरण एक सामान्य सी प्रक्रिया है, रेडिएशन। तो ये आती कहां से है? इस मोबाइल फोन को भट्टी में डाल दीजिए, गर्म कर दीजिए और इसको यहाँ पे ले आइए कमरे में। इससे जो तरंगे निकल रही वो क्या कहलाएंगी? विकिरण। किसी भी तापमान की बॉडी, किसी भी तापमान की बॉडी से जो ऊष्मा तरंगे निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? विकिरण। अगर बॉडी अधिक तापमान पे है तो विकिरण ज्यादा होगा, अगर कम तापमान पे तो विकिरण कम होगा। और सबसे अच्छी बात विकिरण की ये है कि ये अंतरिक्ष में भी प्रवाहित हो सकती है, यानी इसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सूर्य, अंतरिक्ष को चीरता हुआ सूर्य से जो ऊष्मा है जो हम तक आती है उसको क्या कहते हैं? विकिरण या रेडिएशन। तो सिर्फ सूर्य से क्यों आती है? अन्य तारों से भी तो आती होगी। बिल्कुल आती होगी, बिल्कुल आती होगी। लेकिन क्या सूर्य को, दोपहर में सूर्य को क्या आप अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। चश्मा लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? देखना चाहिए भी नहीं, आंखों को नुकसान कर सकता है वो। लेकिन तारे को कभी भी देख सकते हैं, क्यों? वो बहुत दूर होता है। तो जब उतना दूर है तो उससे जो विकिरण मुझ तक पहुंच रहा है उसमें जो एनर्जी है बहुत कम है। समझ में? तो चंद्रमा से भी विकिरण आता है, चंद्रमा से भी विकिरण आता है, हर एक से आएगा विकिरण। अगर आप चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा से विकिरण आएगा। लेकिन सूर्य में तो अंदर संलयन कर चल रहा है। क्या चंद्रमा पे कोई ऐसा हो रहा है कुछ? चंद्रमा तो क्या कर रहा है? सूर्य की जो तरंग जाती है, सूर्य का जो प्रकाश है उसको हमारे तरफ विकिरण कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो चांदनी ठंडकदायक होगी। लेकिन सूर्य का जो तेज होता है उसमें प्रकाश में क्या होती है? गर्माहट होती है। किसी को डाउट है? चलिए मैंने कभी अनुभव नहीं किया, बाहर धूप में खड़े हो जाओ। और अगर, हाँ सर, लेकिन मैंने देखा सर
बाहर अभी नहीं लगा, नहीं ये तभी काम करेगा, पता चलना कि होगा कि नहीं होगा जब 12 घंटे धूप में वहीं पे खड़े रहोगे एक ही टांग पे। अगर टांग नीचे करेगी तो क्लास से बाहर, पता नहीं चलेगा होता क्या है। ओके, समझ में आ गया? तो पहली चीज विकिरण। अब दूसरी चीज है चालन। इसको क्या कहते हैं? चालन। चालन क्या होता है? कंडक्शन। दो पिंडों के संपर्क में आने से, दो भिन्न तापमान के पिंड संपर्क में आते हैं तो ताप स्थानांतरण चालन कहलाता है। विकिरण में संपर्क की आवश्यकता नहीं है। विकिरण में संपर्क चाहिए? नहीं चाहिए। दूरी से भी ये चलाएगा, लेकिन चालन में क्या चाहिए? संपर्क। कभी कभी आप देखते होंगे सर्दी में बहुत ठंडा लग रहा है, आपके मित्र का या परिवार में पापा का मम्मा का हाथ गर्म है, आप एकदम पकड़ ले, थोड़ी देर हाथ पकड़ने दो। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो क्यों? उनका हाथ गर्म है, आपका हाथ ठंडा है, दोनों पिंड अलग अलग तापमान पे हैं। कौन सा पिंड ज्यादा ऊष्मा वाला है? जिसका तापमान ज्यादा है, उनका ज्यादा ऊष्मा, आपका कम। तो इसमें क्या होगा? ज्यादा से कम की तरफ आपको अच्छा लगेगा, उनका हाथ धीरे धीरे थोड़ा ठंडा होने लगेगा। क्या आपने ऐसा देखा कई बार जल्दी में मम्मी ने कुछ दूध या चाय बनाया, आपके गिलास में दिया, बहुत ज्यादा गर्म था, आपने कहा बहुत गर्म है, तो मम्मी क्या करती है उसे पानी के भगोने में उस गिलास को रख देती है ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। कौन सी प्रक्रिया चल रही है? चालन, ताकि इसकी ऊष्मा उसमें चली जाए। तो इसमें क्या जरूरी है? चालन में संपर्क, संपर्क में स्थानांतरण हो जाए। ठीक है, ये समझ में? और आखिरी है संवहन। संवहन क्या होता है? संवहन। दो पिंड है ए और बी, ए का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस, बी क्या है? ए क्या है? ए है उबलता पानी का भगोना। ठीक है, उबलता पानी का भगोना। अगर मैंने बर्फ उबलते पानी में डाली तो क्या होगा? बर्फ पिघल जाएगी। क्यों पिघलेगी? सर, ऊष्मा का हस्तांतरण होगा। तो कौन सी प्रक्रिया? पानी में बर्फ डाली, उबलते पानी में बर्फ डाली, बर्फ पिघल गई। कौन सी प्रक्रिया? चालन। गर्म के संपर्क में ठंडा आ गया, हो गया चालन। संपर्क क्या है? चालन। लेकिन आप समझिए कि बी उससे दूर है और इन दोनों के बीच में क्या है? हवा है ना। यहां पे गर्म हवा होगी, यहां की ज्यादा गर्म हवा होगी, और यहां की क्या होगी? कि अगर मैं बर्फ की सिल्ली गर्म पानी के भगोने के पास रख दूं, उसके संपर्क में ना आए, फिर भी थोड़ी देर में क्या ऐसा होगा कि ये गर्म हवा इस तरफ को आएगी और ये ठंडी हवा इस तरफ को आएगी, और उससे क्या होगा? ये थोड़ा ठंडा होने लगेगा और ये थोड़ा गर्म होने लगेगा। क्या इनमें संपर्क हुआ? संपर्क तो नहीं हुआ। ऊष्मा का फिर भी हस्तांतरण हो गया। कैसे हो गया? इन दोनों के बीच का जो माध्यम था, वो माध्यम चलने लगा। अब दिक्कत यह है कि अदृश्य है तो आपको दिखता नहीं। मैं चाहता हूं कि दिखे, तो दिखने वाला उदाहरण मैं आपको देता हूं जो आपके जीवन में रहा। अगर आपने कभी मम्मी के साथ रसोई में चाय बनाई है, तो उबलते पानी में जैसे ही चाय की पत्ती डालेंगे तो चाय की पत्ती जाके नीचे बैठ जाती है या कूदने लगती है? क्यों कूद रही है? क्योंकि नीचे चाय के भगोने के नीचे तापमान ज्यादा है और ऊपर सापेक्षिक रूप से कम है। तो ये वाला जो गर्म पानी है, इसकी चेष्टा क्या है? ऊपर उठने की, और ठंडा पानी है, इसकी चेष्टा क्या है? नीचे जाने की। और अगर इसमें चाय की पत्ती फंस गई तो क्या करेगी? ऊपर नीचे कूदती रहेगी। समझ में आया? तो ये क्या प्रक्रिया हुई? संवहन। जहां संवहन में ऊष्मा हस्तांतरण के लिए लिखेंगे, ऊष्मा हस्तांतरण के लिए दो पिंडों के बीच, पिंड कह सकते हैं, वस्तु भी कह सकते हैं, कुछ बोले सर पिंड क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच, ऑब्जेक्ट्स, दो पिंडों के बीच का माध्यम, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है? संवहन हो रहा है। ये क्या होता है? तीन तरह से ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। किस तरह से होता है? तीन, और तीन के अलावा कुछ नहीं होता। अब आप अपने जीवन में कोई भी ऊर्जा का हस्तांतरण सोच लीजिए, मुझे बताइए, तो मैं आपको बताता हूं कौन सी प्रक्रिया से हुआ। सोच के देखिए। में भारी बर्फबारी हुई है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में। बहुत कुछ होता है यार, केवल भारी बर्फबारी हुई है, 2 दिन बाद भारतीय मैदानों में तापमान गिरने की संभावना है। कौन सी प्रक्रिया? सोच के देखिए। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हुई, 2 दिन बाद उत्तर भारत के मैदानों में तापमान गिरने की संभावना है। कौन सी प्रक्रिया? संवहन। वहां की ठंडक, वहां की हवा, ठंडी हवा हमारे पास आएगी। इसलिए सर इनकी अंग्रेजी में लिख दीजिए, विकिरण रेडिएशन होता है, चालन कंडक्शन होता है, संवहन